नेक्स्ट हेडिंग दीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है, चलो बताता हूं। एक एक्सपेरिमेंट है, एक व्हाइट लाइट लेते हैं, ठीक है। कौन सा लाइट लेते हैं? व्हाइट कलर का लाइट, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। व्हाइट कलर का लाइट लेते हैं, ये एक व्हाइट लाइट है, कि जो सारे डायरेक्शन से ट्रैवल हो सकती है। बस हमारा एक व्हाइट लाइट ले लिया हमने, बस हमारे इस व्हाइट लाइट को पास करते हैं एक प्रिज्म से, और उस प्रिज्म का नाम है निकोल्स प्रिज्म, ठीक है। नाम क्या है इसका? निकोल्स प्रिज्म। और एक निकोल प्रिज्म है ना, इसके अंदर एक बारीक सी स्लिट है। स्लिट समझ में आता है ना, एक ओपनिंग है बारीक, पास हमारा स्लिट है बारीक, और ये सारे लाइट वहां से पास हो रहे, और ऐसे ही लाइट उसमें से पास होंगे जो उसके पैरेलल होंगे वो स्लिट के। बस हमारे स्लिट के पैरेलल वाली जो लाइट्स है यहाँ से बाहर निकल गए थे, ठीक है। तो बाहर निकल गए ना, उन लाइट को बोला जाता है प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट, या इन शॉर्ट इट इज पीपीएल। बोलो पीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट। और बाकी की जितने भी लाइट्स है वो पीछे फिल्टर होते हैं, बस हमारे पीछे रह जाए। जो भी मतलब जैसे कि ये देखा होगा आपने, डोर है, उसके ऊपर ऐसे देखा होगा ना आपने बाथरूम में, ऐसे कांच के लाइट्स होती है कि नहीं, ऐसे इस तरह ऐसे स्लाइडिंग्स होता है। देखो ऐसे कांच देखे होंगे आपने, ऐसे कांच लगा हुआ है। अब यहाँ से मैं अगर कुछ पास कर दूं तो सिर्फ यहीं से पास करेगा ना, या लकड़ियां पास कर दूं, ऐसे समझ लीजिए आप, वही लकड़ी यहाँ से पास होगी जो पैरेलल होगी। अगर ऐसे लगा दूं तो फिल्टर हो जाएगी, बस हमारे। तो ऐसे ही लाइट इसमें से पास किया हमने कि जो उस स्लिट के पैरेलल है, ठीक है। स्लिट के क्या है? पैरेलल है। और उन लाइट को क्या बोला? प्लेन पोलराइज लाइट या पीपीएल लाइट, ठीक है। और इस पीपीएल लाइट को पास करते हैं एक सॉल्यूशन से, और अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ठीक है, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा मान लीजिए अभी थोड़ी देर, ठीक है। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसमें से अगर आप लाइट पास करेंगे, उस लाइट को पास करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये जो लाइट है ना बेटा, ये घूमने लगता है आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस हमारे अगर वो क्लॉकवाइज घुमा, क्या रोटेट हो गया क्लॉकवाइज, तो उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा वो, तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। सुना होगा आपने। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से या पॉजिटिव साइंस, बस हमारे। और लीवो रोटेटरी को डिनोट करते हैं स्मॉल एल या माइनस साइंस, बस हमारे। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, लाइट सीधा चला जाएगी, रोटेट नहीं करेगा, बस हमारे। अब लाइट रोटेट कब करता है? जब ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होती है? कंपाउंड में, उसको पढ़ेंगे पड़ेगा। अब इतना मान लीजिए आप कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा
तो लाइट रोटेट करेगा इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बात समझ आ रहा है? अगर वो राइट साइड से घुमा, ऐसा मान लीजिए कि ये वाला जो है ना, ये राइट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है, ऐसा मान लीजिए ये राइट साइड से घुमा। बस समझ आ रहा है? तो राइट साइड से अगर घुमा तो उसको क्या बोलेंगे हम? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या इसी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी या पॉजिटिव साइंस। बस समझ आ रहा है? और अगर लाइट लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट हुआ, ठीक है, लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे लेवो रोटेटेड। क्या बोलेंगे? लेवो रोटेटेड। लेवो रोटेटरी। और लेवो रोटेटरी को डिनोट करते हैं स्मॉल ईयर या माइनस सेंस। बस हमारे ऐसा कब होता है? लाइट कब घूमेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। आपने पढ़ा होगा शायद से, ऑप्टिकल एक्टिविटी तब आती है कंपाउंड में जब पीओएस और सीओएस एब्सेंट होती है। तो सारी चीजें हमें पढ़ना है, पर अभी आप इतना मान लीजिए कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। और जब ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा तो रोटेट लाइट फ्रॉम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बस हमारे क्लॉकवाइज अगर रोटेट हुआ तो क्या बोलेंगे उसको? डेक्स्ट्रो लाइट या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो लेवो रोटेट। क्लियर बात? एक्सपेरिमेंट समझ में आया सबको? फिर से बताता हूँ क्या किया हमने। एक लाइट लिया, कौन सा? व्हाइट कलर का लाइट लिया, उसको पास किया किससे? प्रिज्म से, निकोल वाली प्रिज्म से। बस हमारे ये निकोल प्रिज्म के अंदर एक बारीक स्लिट है, उसमें से वो लाइट पास हो। बस हमारे उन लाइट को हमने क्या बोला? प्लेन पोलराइज लाइट। उस लाइट को पास किया हमने किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर होगा तो कंपाउंड क्या करेगा? रोटेट करेगा। बात समझ आ रहा है? क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। क्लॉकवाइज अगर रोटेट हुआ तो क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो। और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हुआ तो क्या बोलेंगे? लेवो रोटेट। बात समझ आ रहा है? और अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ तो रोटेट नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा साइड। बात समझ आ रहा है? चलो लिखो इतना। इतना लिखो और इसके नीचे है ना आप एक हेडिंग दो। हेडिंग दो आप। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, ठीक है, लिख लिया इतना। एक्सपेरिमेंट समझ में आया सबको? एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना? चलो आगे बढ़े। हेडिंग लीजिए कायरल सेंटर। बताइए क्या होता है कायरल सेंटर? कोई बता सकता है? कार्बन पे ही होते हैं क्या? हाँ, तो कोई भी एटम होगा वो क्या होना चाहिए? कौन सा एटम होना चाहिए? कोई भी एटम चलेगा, कोई भी चलेगा, sp3 होना चाहिए। sp3 पे ही 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं ना? नहीं बात समझे? तो sp3 एटम पे अगर चार, आपको 4 अलग अलग ग्रुप मिले, उस सेंटर को या उस एटम को क्या बोला जाएगा? कायरल सेंटर। क्या बोला जाएगा? कायरल सेंटर। तो पहले डेफिनेशन लिखो आप। डेफिनेशन है कि an sp3 atom having four different groups are attached। बात समझ आ रहा है? बोलो कौन सा एटम होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? sp3 कंपलसरी है। sp3 एटम पे 4 अगर अलग अलग ग्रुप आपको मिले तो हम क्या बोलेंगे उस सेंटर को? कायरल सेंटर। चलो एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइए क्या ये कार्बन कायरल है क्या? देखो तो, कायरल सेंटर बोल रहा हूं। पहले तो आप चेक करो कि ये कार्बन sp3 है या नहीं है। देखो है ना sp3?
sp3 होना कंपलसरी, ठीक है, sp3। और इस पे क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं, 4 डिफरेंट ग्रुप। तो क्या इस कार्बन को मैं कायरल कार्बन बोल सकता हूँ, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर, बोले डाउट, बोलो व्हाट इज कायरल सेंटर। sp3 एटम में 4 अलग अलग ग्रुप आने चाहिए, ऐसे सेंटर को हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। क्लियर बात। अब कायरल सेंटर है ना, कायरल सेंटर इज नॉट ए नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब कायरल सेंटर अगर होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा ही, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए कायरल सेंटर नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी। बात समझ आ रहा है। बट अगर एक कार्बन अगर कायरल हुआ, कायरल का मतलब कायरल सेंटर बोल रहा हूँ, बात समझ आ रहा है। एक कार्बन अगर कायरल सेंटर हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है उसमें, 100% ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, एक एक्सेप्शन को छोड़ के, दैट इज टर्शियरी अमाइन। बात समझ रहा है। टर्शियरी अमाइन में एक्सेप्शन होता है, टर्शियरी अमाइन कायरल होते हैं वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें फ्लिपिंग होता है, वो पढ़ने वाले हैं क्या, ठीक है। मतलब अगर कायरल सेंटर हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, एक एक चीजें पहले पढ़ेंगे अपन बारी बारी से, और फिर मैं बताऊंगा ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आती है, और कायरल सेंटर अगर हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है नहीं होती वो भी पढ़ेंगे। बात समझ आ रहा है। व्हाट इज कायरल सेंटर, sp3 एटम पे 4 अलग अलग ग्रुप है। बात समझ आ रहा है। तो आप एक काम करो, नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो, मैं स्टेटमेंट का मतलब आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। देखो नीचे स्टेटमेंट बताता हूँ, वही लिखवा रहा हूँ अभी। देखो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर is not necessary criteria, is not necessary criteria for optical activity, for optical activity, for optical activity, for optical activity। दूसरा पॉइंट लिखो, मतलब कायरल सेंटर नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, if one carbon is chiral, if one carbon is chiral, one carbon is chiral center, ऐसे लिखो, chiral मत लिखो। if one carbon is chiral center, मैं chirality के बारे में बताता हूँ अभी आगे आप। one carbon is chiral center, molecule is optically active, molecule is optically active with one exception of tertiary amine, टर्शरी अमाइन को छोड़, पसंद आ रहा है। टर्शरी अमाइन को छोड़ के अगर एक कार्बन या एक एटम अगर कायरल हुआ तो मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी 100% होती है। बट दो कायरल सेंटर हुए या दो से ज्यादा हुए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। बट अगर एक कार्बन कायरल है, एक कार्बन कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी 100% उसमें होती ही होती है। बात समझ आ रहा है। बट दो से ज्यादा कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, मतलब कायरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर बात, बात समझ आ रहा है। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते कायरल सेंटर के। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप मुझे बताइए कितने कायरल सेंटर से, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल है आपके लिए, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बोलो है इसमें कायरल सेंटर कौन सा, देखो इस कार्बन दिखा है आपको sp3 है, इसको क्या है, एक मिथाइल है, Br है ना, Br है, और क्या है मिथाइल है, और पीछे एक हाइड्रोजन भी है। तो जितने भी कायरल सेंटर है हम स्टार से डिनोट करते हैं, तो है ना कायरल सेंटर, अरे है ना, है कायरल सेंटर। चल एक क्वेश्चन और ले, आप मुझे बताओ CH3 यहाँ पर है Br, CH
CH3 CH3, बोलो कितने कायरल सेंटर? एक ही है, कौन सा समझाओ? कौन सा वाला? ये वाला देखो, एक दो, इसको एक ग्रुप मान लो, तीन, और हाइड्रोजन पकड़ के चार, हो गया ना? हो गया ना बेटा? ये है कायरल, क्यों? एक दो सेम आ गया ना, सेम नहीं होना चाहिए, बस है ना? ऐसे यहाँ पे लिखते जाइए कायरल सेंटर कितना है, बोलो कितना है? वन। यहाँ पे कितना है? वन ही है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देता हूँ आप। बोलो कितने कायरल सेंटर? टू है, कौन से टू बता? ये वाला और वो वाला, बीच वाला नहीं है? क्यों बीच वाला नहीं है? देखो बीच वाले के लिए दोनों तरफ सेम ही हो गया ना, सेम ही हो गया दोनों तरफ से, इसलिए बीच वाला नहीं है। बोलो फिर इसमें कितने कायरल सेंटर है? इसमें दो कायरल सेंटर, देखो ये वाले, क्लियर? ऐसे लिखते जाइए कायरल सेंटर कितने हैं, समझ में आ रहा है ना? चलो और क्वेश्चन। बोलो कितने हैं? दो ही है ना? कौन से दो बताओ? ये वाला और ये वाला, समझ आ रहा है ना? ये बताओ, नहीं ना, समझ आएंगे ना? ये कायरल सेंटर और ये भी कायरल सेंटर। इसके बाद आप मुझे बताओ, इस स्ट्रक्चर में कितने कायरल सेंटर होंगे? तीन है, कैसे बताओ? एक दो तीन और ये पकड़ के चार, हो गया ना चार? और ये एक दो तीन और ये चार, बस हमारा। अब इस बार बीच वाला भी कायरल है, क्यों? दोनों तरफ से अलग अलग है ना, अलग, बीच वाला भी कायरल है। बोलो कायरल सेंटर कितना है? तीन कायरल सेंटर, तीन कायरल सेंटर, बस हमारा है। तो और भी क्वेश्चन करेंगे हम, एक एक करके। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लगा ले। डार्क लाइन क्या इंडिकेट करती है? फ्रंट साइड। डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करती है? बैक साइड। आ रहा है समझ में? बोलो। बोलो जल्दी, है का आयरन? कितने हैं? एक ही है ना, कौन सा? वो डॉटेड वाला, ये है ना बेटा? कायरल सेंटर देखो, इसमें कायरल सेंटर है वन, समझ में आ रहा है? चलो कितना है? दो, कैसे? चलो समझो, तो इधर ध्यान। इसके पीछे एक हाइड्रोजन तो दिखाई नहीं दे रहा है, बस है ना? एक हुआ। उसके बाद ये दो, इधर से देखो, इधर से देखो, क्या डिफरेंट है? सेम, डिफरेंट एनवायरमेंट है, मतलब ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, बस है ना? तो मतलब इस कार्बन पे भी चार अलग अलग ग्रुप है। नीचे वालों, नीचे एक हाइड्रोजन है, ये दो है, इधर से अलग एनवायरमेंट, इधर से अलग एनवायरमेंट, तो ये भी कायरल सेंटर है। तो बोलो इस स्ट्रक्चर में कितने कायरल सेंटर है? ठीक है, टू कायरल सेंटर। इसके बारे में आपका क्या विचार है, बताओ? ढंग से करो, देखो इधर, किसके लिए? ऊपर वाले के लिए क्या? देखो इधर, ये बी आर है,
और यहाँ पे भी बी आर, इधर देखो, जिसको समझ में नहीं आया तो इस पे क्या है, एक हो गया, ये दो हो गया, दो, और इधर से पहले कौन आ रहा है, और उधर से कौन आ रहा है पहले, सी एस टू, तो सेम है क्या, नहीं है ना, डिफरेंट एनवायरमेंट है, तो डिफरेंट एनवायरमेंट आएगा तो दो ग्रुप मानना है, बोला था मैंने, आप बोलो इधर बता। देखो इसके पीछे है हाइड्रोजन है, ये बी आर है, दो हो गया, सेम एनवायरमेंट है दोनों तरफ से, तो नहीं है फिर, नहीं है ना, नीचे देखो, एक दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, एक नहीं समझ में आ रहा है, देखो एक हाइड्रोजन है, ये दो, इधर से कैसा है, सेम सेम एनवायरमेंट है, मतलब क्या है, सेमी ग्रुप है, बस समझ में आ रहा है क्या कायरल सेंटर, मतलब इस स्ट्रक्चर में कायरल सेंटर जीरो है नहीं, समझ में आया, जीरो कायरल सेंटर। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको वो फ्रंट है बैक है वो नहीं देखना है, आपको सिर्फ उतना देखना है उसके ऊपर चार अलग अलग है कि बोल, दो कायरल, देखो ढंग से चेक करो, जीरो है बेटा, बताओ, देखो बताता, देखो एक दो, सेम सेम, ये भी हुआ ना, ऐसा नहीं है, देख के चेक करना है, और इधर देखो एक दो, सेम 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 ही आ रहा है ना, तो बोला है कायरल सेंटर, मतलब सामने अगर रखे आपने तो सेम ग्रुप आए डिफरेंट ग्रुप आए, फ्रंट रहे बैक रहे कोई फायदा नहीं, बस समझ रहा है, तो वहां पे जीरो ही आता है हमेशा, क्लियर। चलो ये बताइए, बोलो, तुक्के नहीं चाहिए हमें, तुक्के नहीं मारना है, ढंग से बताओ कौन सा है, हाँ कितने और कौन से, जीरो, दो, बोलो दो कौन से, ये डॉटेड वाले, ये वाले डॉटेड वाले, सॉरी ये जी वाले, बस मैंने कैसे, देखो इस पे एक हाइड्रोजन जो पीछे है दिखाई नहीं दे रहा है, ये दो हो गए, इधर से बी आर जल्दी आ रहा है, इधर से सी एल जल्दी आ रहा है, डिफरेंट एनवायरमेंट है, बस आ रहा है, वैसे ही देखो इधर एक हाइड्रोजन है एक सी एल है, उधर से अलग एनवायरमेंट इधर से अलग एनवायरमेंट, अब बीच वाले को चेक करो, इसको चेक करो, और दोनों तरफ देखो, इधर एक हाइड्रोजन एक बी आर है, इधर से सेम इधर से भी सेम, क्लियर, अरे क्लियर, हाँ इसलिए नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, समझ में आया, बोलो, हाँ तीन कायरल सेंटर, अभी तो दिखाई दे रहा ना, तीन है, तीन कायरल सेंटर, बोलो एनी डाउट, व्हाट इज कायरल सेंटर, sp3 एटम पे चार अलग अलग ग्रुप, और क्वेश्चन करते हैं हम, चलो देख लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज पता है आपको, स्ट्रक्चर पता है ग्लूकोज का, चलो बताओ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है आपको, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, 5 होते हैं 6 होते हैं, कार्बन 6 होते हैं, और कार्बन कायरल सेंटर कितने हैं, देखो इधर, देखो एक नंबर का OH, सारे OH है ना बेटा, सारे OH राइट साइड में है एक्सेप्ट 3 नंबर का OH, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूं 1 2 3
4 5 और 6, 6 नंबर का कार्बन है CH2H ग्लूकोज में। बात समझ आ रहा है? ग्लूकोज में 6 नंबर का कार्बन क्या है CH2H, और एक्सेप्ट 3 नंबर का कार्बन सारे OH किधर है राइट साइड में, किधर है राइट साइड में। अब चेक करो कितने कायरल सेंटर है। देखो ये दिखाई दे रहा है 1 2 3, नीचे वाले को पूरा एक ग्रुप मान लीजिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ये कायरल हो गया कायरल सेंटर बराबर। अब देखो 1 2 ऊपर वाले को ग्रुप मान लीजिए, नीचे वाले को ग्रुप मान लीजिए। समझ आया? हाँ, ये भी हो गया। उसी तरह से ये भी है और ये भी है। बोलो तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है? समझ आया? अब मैं बाद में बताऊंगा डी ग्लूकोज होता होता है, अभी नाम ही लिखे सिर्फ, बताता हूँ बात आगे। सिर्फ ग्लूकोज लिख। अब डी और एल भी पढ़ना है हमें इसमें, तो डी और एल भी बताता। फ्रुक्टोज पता है आपको? बोलो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पता है? ऊपर क्या है CH2OH, और इसमें कीटोन होता है मेन फंक्शन ग्रुप बराबर। बोलो कितने कायरल सेंटर होते हैं फ्रुक्टोज में? 3 होते हैं। तो ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लगभग सेम है। देखो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या था ग्लूकोज में OH था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH H, इधर क्या आएगा OH, इधर OH और नीचे CH2OH। बोलो ये फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है। बोलो फ्रुक्टोज में कितने कायरल सेंटर? क्या दिखाई दे रहा है? ये कायरल हो सकता है क्या? डबल बॉन्ड कैसे आएगा? sp2 होता है क्या? sp3 होता है। कौन सा होता है? sp3 होना चाहिए ना बेटा। अपना डेफिनेशन क्या था? sp3 एटम के 4 अलग अलग ग्रुप। sp2 पे आएगा क्या कायरल सेंटर? नहीं आने वाला। बोलो कितने हैं? ये देखो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर। क्लियर? आना तो बोलो। हाँ तो बोलो कितने कायरल सेंटर है इसके अंदर? 3 कायरल सेंटर। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने हैं? 4 है, और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल में 3 है। एक स्ट्रक्चर है इसका नाम है टार्टरिक एसिड, ठीक है? ये मेजो टार्टरिक एसिड, ठीक है? चलो मैं मेजो टार्टरिक एसिड देता हूँ। मेजो क्या होता है वो भी पढ़ना है हमें। ये टार्टरिक एसिड है, इसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड। इमली पता है ना? इमली। बोलो कितने कायरल सेंटर? 2 कायरल सेंटर। तो टार्टरिक एसिड में 2 कायरल सेंटर। टार्टरिक एसिड, ठीक है? ये कौन है? ये भी स्ट्रक्चर याद रखिए आप, नाम आएगा हमें आगे। ये लैक्टिक एसिड है। किसमें होता है लैक्टिक एसिड? दही में, दूध में, मिल्क में, है ना? बोलो है क्या कायरल? क्या ये कार्बन कायरल सेंटर है? तो क्या है ये? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है? तो इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर को याद करो आप। समझ गए? समझ गए? तो दिक्कत? अब मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है आपको अभी थोड़ी देर पहले? sp3 एटम पे 4 अलग अलग, फिर कार्बन ही नहीं होता है, इधर भी हो सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? sp3 एटम पे 4 अलग अलग ग्रुप अगर आए तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? कायरल सेंटर। अब लोन पेयर कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है। अगर लोकलाइज लोन पेयर है तो सिग्मा बॉन्ड, और डीलोकलाइज लोन पेयर है तो पाई बॉन्ड। डीलोकलाइज पता है ना, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट, ट्रिपल बॉन्ड के एडजेसेंट। बात समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक कंसेप्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के एडजेसेंट लोन पेयर या माइनस चार्ज हो तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं करते। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलो, तो मुझे बताइए इस स्ट्रक्चर में ये नाइट्रोजन है,
और आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है ना, लोन पेयर होती है ना, उस लोन पेयर को भी सिग्मा मान लिया। बोलो ये लोन पेयर वाला नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन इसका हाइड्रोजन क्या है, sp3 है ना बेटा, तो क्या ये कायरल है कि नहीं, है ना, 1 2 3 और लोन पेयर पकड़ के 4 है ना, और ये नाइट्रोजन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज, और लोकल लोन पेयर कौन सा लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, पता है ना आपको। चलो इसके बारे में क्या विचार है आपका, बताइए। बोलो ये नाइट्रोजन कायरल है क्या, है 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 क्या है, क्यों नहीं है बताइए। लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड, देखो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है ना, इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या है, अगर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp2 हुआ बेटा, हो ही नहीं सकता ना, हो सकता है क्या, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 1 2 ये 3, लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, कौन सा लोन पेयर है, पता है ना बेटा, पता है मैंने आपको, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, शामिल नहीं करते, बराबर है। और ये कौन सा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है बेटा, लोकलाइज्ड एलपी, और ये कौन सा है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्लियर, बात समझ आ रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपको, पूछूं ना, देखते हैं आप कितना बताते हैं इसके अंदर। तो इस स्ट्रक्चर में कितने कायरल सेंटर है आपको पता है, बोल तुक्के नहीं मारना है, बोलो जल्दी। एक दिखाई दे ना, एक या बनाऊ, नहीं ना, है ना उधर हाइड्रोजन, 1 2 डिफरेंट डिफरेंट है ना, डिफरेंट, ये कायरल सेंटर, बराबर नहीं समझे, समझे कि नहीं, हाँ ना बोलो, समझे ना, इधर देखो 1 2 अलग है ना, इधर से भी अलग ही है ना, कितना है, ये भी हुआ, बस आ रहा है ये 1 2 डिफरेंट डिफरेंट, बस आ रहा है, बोलो हो गया ना 4 ग्रुप उससे कायरल, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला ये भी है, ये वाला ये भी है, नाइट्रोजन भी है, बस समझे कि नहीं, खाना को बोलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, 8 है ना बेटा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 है कि नहीं समझे। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं आपको कि हाउ मेनी कायरल सेंटर, मतलब कायरल सेंटर कितने, 8, हाउ मेनी कायरल कार्बन, कार्बन पूछे आपको तो कार्बन काउंट करना है, सेंटर पूछो तो सेंटर काउंट करना है, सेंटर मतलब पूरा, तो 7 कार्बन है और सेंटर पूछे तो 8 है, बस समझ आ रहा है, तो हम सेंटर लिख रहे, बोलो कितने सेंटर, 8 बेटा, और कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना है, चलो एक क्वेश्चन और देखो ऐसे ही, बोलो कर लेंगे, बोलो कितने, बता, 1
कर लेंगे ना अभी 2 3 4 5 6 ये क्यों sp2 नहीं होता है, बराबर है ना, sp2 थोड़ी कायरल सेंटर होता है, ये भी नहीं, क्यों, कौन सा वाला, ये इन्वायरमेंट नहीं है, हाइड्रोजन नहीं होता, बस समझना है कि नहीं समझे बात, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ गए ना बेटा, तो 3 ग्रुप है, बस समझना कि नहीं, बोलो और कौन सा ये हो सकता है, क्यों, sp2 है ना बेटा, ये sp2 थोड़ी कायरल होता है कायरल सेंटर sp2 हो ही नहीं सकता, अपना डेफिनेशन क्या है, sp3 एटम के 4 अलग-अलग ग्रुप, बस समझना है, ये नाइट्रोजन डीलोकलाइज है बेटा, इसके ऊपर बोलो कितने कायरल सेंटर, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, देखो कोई छूटा नहीं ना, क्लियर, चलो एक यहाँ पे जगह है, कर लेते हो आप थोड़ा सा काम, बस का करते बोलो 1 2 3 4 ये क्यों, डबल बॉन्ड या एडजस्ट डीलोकलाइज, sp2 हो गया ना, नहीं चाहिए उसको, बोलो ये हाइड्रोजन है उसको दो, ये यस ये वाला ये sp2 है ना, अभी sp3 है, अभी लोकल है ना बेटा, ये डबल बॉन्ड के एडजस्ट हुआ तो नहीं sp2 हो जाएगा वो, ये डबल बॉन्ड के एडजस्ट है क्या, नहीं, बोलो कायरल सेंटर बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, बोलो डाउट, नो डाउट, बोलो व्हाट इज कायरल सेंटर, sp3 एटम पे 4 अलग-अलग नहीं कार्बन नहीं होता है, वो कार्बन नहीं होता, दूसरा भी हो सकता है, बस समझ आ रहा है, तो नाइट्रोजन में कायरल सेंटर हो सकता है, sp3 होना चाहिए और उसके 4 अलग-अलग ग्रुप अगर लिए आपको वैसे सेंटर को कायरल सेंटर बोलते हैं, ठीक है, कायरल सेंटर बोला जाएगा, बोलो डाउट, नो डाउट, बोलो चले आगे चले, नेक्स्ट डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन क्या लिखा आपने, कायरल सेंटर, ठीक है, पहला डेफिनेशन आपने लिखा कायरल सेंटर, दूसरा डेफिनेशन लिखो आप, दूसरा डेफिनेशन लिखो 2 नंबर का, 2 नंबर का डेफिनेशन लिखो, असिमेट्रिक सेंट्रिक बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है, असिमेट्रिक सेंटर, असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, असिमेट्रिक सेंटर वो होता है जिसमें सारे के सारे सिमेट्रिक एलिमेंट एब्सेंट होते हैं, मतलब टोटल है ना बेटा, टोटल 23 सिमेट्रिक एलिमेंट होती है और 23 की 23 इसमें एब्सेंट होती है,
ऐसे सेंटर को बोला जाता है असिमेट्रिक सेंटर। क्या बोला जाएगा? अब मुझे बताइए इस मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर सकते हो दो दो इक्वल पार्ट में। अब देखिए उसको कैसे भी काटिए आप, क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है? तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे असिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? तो ऐसे 23 सिमेट्रिक एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मैं कुछ बताता था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे टोटल कितने होते हैं? 23 होती है। सारी की सारी नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ दो ही पढ़ना है, POS और COS पढ़ना। बस समझ आ रहा है? तो ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें सारी की सारी सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होती है, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, असिमेट्रिक सेंटर। बस समझ आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? लिखो डेफिनेशन लिखो। तो क्या इस मॉलिक्यूल में, पहले मैं बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर लिख सकता हूं? कायरल सेंटर लिख सकता हूं? क्यों बताता हूं? चार अलग अलग बेस के पीछे चार। और क्या इसी मॉलिक्यूल में असिमेट्रिक लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि सारे सिमेट्रिक एलिमेंट इसमें क्या है? एब्सेंट है बेटा, इसलिए असिमेट्रिक। ठीक है? असिमेट्रिक का डेफिनेशन लिखो आप। ऑल सिमेट्रिक एलिमेंट, ऑल सिमेट्रिक एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखो 23 सिमेट्रिक एलिमेंट, ऑल द सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर एब्सेंट। जिसमें सारे के सारे सिमेट्रिक एलिमेंट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ऐसे सेंटर को क्या बोलेंगे हम? असिमेट्रिक सेंटर या असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। बस समझ आ रहा है? तो इसको याद रखो आप, क्या असिमेट्रिक होता है। अगला डेफिनेशन है अपना डिससिमेट्रिक। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल या डिससिमेट्रिक सेंटर। ठीक है? डिससिमेट्रिक सेंटर बोल सकते हैं या डिससिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ठीक है? डिससिमेट्रिक क्या होता है? डिससिमेट्रिक सेंटर या डिससिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देखो इधर, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन शॉर्ट इट इज POS। क्या लिखेंगे इसको? POS। और दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको लिखेंगे COS। जिसमें COS और POS दोनों में एब्सेंट मिलेंगे आपको। ऐसे सेंटर पर क्या बोलेंगे हम? डिससिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? डिससिमेट्रिक। बस समझ आ रहा है? ये दोनों जिसमें क्या मिलेंगे? एब्सेंट। बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड डिससिमेट्रिक? बोलो। असिमेट्रिक में सारा एब्सेंट है, बस समझ आ रहा है? और डिससिमेट्रिक में दोनों सिर्फ। कौन सा? POS और CS। ठीक है? चलो POS पढ़ते हैं पहले। POS क्या होता है? हेडिंग लिखिए POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ। दो तीन एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर हम डिटेल करेंगे आगे। ठीक है? इन शॉर्ट POS। अगर किसी मॉलिक्यूल को हमने कट किया, मतलब ब्रेक किया, प्लेन पास किया किसी मॉलिक्यूल को, और अगर वो दो इक्वल पार्ट डिवाइड हो गया, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो हम ऐसा मानते हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है उसमें? प्लेन ऑफ। अब मुझे बताइए इस प्लेन को कैसे ब्रेक करेंगे आप? कैसे काटेंगे कि दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए? ऐसा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं ना बेटा, ऊपर अलग नीचे अलग। बस समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे कट करेंगे? वर्टिकल कट करेंगे, दो इक्वल पार्ट में जाएगा। एप्पल देखा आपने? कैसे कट करेंगे आपको? कैसे भी कट करो इक्वल पार्ट हो जाएगा डिवाइड। बस समझ आ रहा है कि नहीं? इस बोर्ड को कैसे डिवाइड करेंगे आप बताइए? पहले तो आप ऐसा काट लीजिए जिसमें से वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली काट सकते हैं और डायगोनली काट सकते हैं। बस समझ आ रहा है कि नहीं? डायगोनली काट सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल अगर दो इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। बस समझ आ रहा है? लिखो प्लेन ऑफ सिमेट्री।
प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखो। A molecule can be divided. A molecule can be divided. A molecule can be divided into two equal parts, into two equal halves. ठीक है? A molecule can be divided into two equal parts. मतलब जो molecule दो equal part में divide हो जाए, हम ऐसे बोलते हैं उसमें plane of symmetry present. आसान है? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताइए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया अभी, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये देखो ये टार्टरिक एसिड, मैंने अभी बताया आपको दो टार्टरिक एसिड होते हैं, एक टार्टरिक एसिड होता है और एक होता है नॉट मेसो वाला, ठीक है, जो मेसो नहीं होता। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर, और फिशर स्ट्रक्चर को हमेशा हॉरिजॉन्टली कट करना चाहिए, ठीक है। कैसे कट करना चाहिए? बीच में से काटना चाहिए। चलो ये दो स्ट्रक्चर में बताइए, क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए। आप कट करके चेक कर सकते हो। और मैं अभी बताया था तुमको थोड़ी देर पहले कि फिशर मॉलिक्यूल को कैसे तोड़ना है आपको, हॉरिजॉन्टली, बराबर। बोलो फर्स्ट मॉलिक्यूल में बोलो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कैसे? देखो ऐसा हॉरिजॉन्टली कट करो आप, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। बस समझ आ रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, बस समझ आ रहा है? इसमें बताइए क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? अगर मैं इसको बीच में से काटूं तो ऊपर OH नीचे H और ऊपर H नीचे OH नहीं होगा ना डिवाइड, तो ये कट हो जाएगा बट इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे। अगर इक्वल पार्ट नहीं बन रहे इसका मतलब क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। क्लियर बात? आना तो बोलो। चलो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है और हम क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन कर लेते। बोलो क्या इस मॉलिक्यूल को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कैसे बताइए? तो वर्टिकली भी हो जाएगा और हॉरिजॉन्टली भी हो जाएगा, बस समझ आ रहा है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो जाएगा ना? अरे ऐसा हो जाएगा ना, आधा बीआर मॉलिक्यूल ऐसा आधा ऐसा मान लीजिए ये बॉल है छोटे छोटे, बस समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे बॉल की तरह कंसीडर करो इसको, समझ में आएगा? मॉलिक्यूल से ऐसे इस तरह से हो जाएगा ना कट। और कैसे कर सकते हैं? और कैसे कर सकते हैं बताइए? बीच में से काट दो। अरे आना बोलो, बीच में से काट दो, हो जाएगा ना कट। दो इक्वल पार्ट डिवाइड हो गया तो हम क्या बोलेंगे? है प्लेन ऑफ सिमेट्री, बस समझ आ रहा है? चलो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप बताता? क्या इस मॉलिक्यूल को आप कट कर पाएंगे? हो जाएगा कट। कैसे? हॉरिजॉन्टली। कैसे? हॉरिजॉन्टली कट हो जाएगी। देखो हो गया कट। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। क्लियर? बात समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे हम आगे। इतना समझ में आया आपको? व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? एक प्लेन पास करेंगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर बात? बोलो डिसिमेट्री कब होती है मॉलिक्यूल में? जब COS और POS एब्सेंट मिले तब होता है डिसिमेट्री। व्हाट इज मीन बाय असिमेट्रिक? सारे सिमेट्रिक एलिमेंट्स इसमें एब्सेंट होती है 23 उसको हम क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? क्लियर बात? आना बोलो, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री दूसरा लिखो, सेंटर ऑफ। और सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मॉलिक्यूल का ट्रांस होना जरूरी है। ठीक है? क्या होना जरूरी है? ट्रांस होना चाहिए मॉलिक्यूल। ट्रांस मॉलिक्यूल ही ट्रांस करके आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ठीक है? सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो इधर, ये एक है ना,
एक 4 मेंबर का रिंग है देखो, और इस 4 मेंबर की रिंग पे मैंने एग्जैक्ट इसके सामने है ना दो डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। देखो अब मुझे बताइए ये कौन सा मॉलिक्यूल है, सेंटर मतलब ये सी से या ट्रांस है? ट्रांस है, कैसे पता लगा? देखो इस कार्बन पर ये अपोजिट डायरेक्शन पे दो सेम ग्रुप, बस बता रहा है इस मॉलिक्यूल का सेंटर है ना, अरे सेंटर है बेटा, बस बता रहा है ये दोनों डिस्टेंस कैसा है? सेम। ये डिस्टेंस कैसा है? सेम। ये भी डिस्टेंस कैसा है? सेम। ये भी डिस्टेंस कैसा है? सेम। बस बता रहा है नहीं। अब किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, बस बता रहा है ये डिस्टेंस कैसा है? सेम। और डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। ऐसा डायरेक्शन है, डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और कौन सा ग्रुप मिल रहा है? सेम मिल रहा है ना। मतलब किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से अगर आप लाइन खींचेंगे कोई इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन पे आइडेंटिकल ग्रुप अगर आपको मिले तो हम ऐसे मानते हैं तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर बात? नहीं समझे? देखो इधर किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से लाइन खींचा मैंने, डिस्टेंस कैसा है? सेम। डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन। कौन सा ग्रुप मिल रहा है? सेम ही ग्रुप मिल रहा है ना। तो किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से आप लाइन खींचो इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन कौन सा ग्रुप मिल रहा है? आइडेंटिकल। कौन सा ग्रुप मिल रहा है? देखो इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन कौन सा ग्रुप मिल रहा है? आइडेंटिकल है ना। देखो इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन कौन सा ग्रुप मिल रहा है? आइडेंटिकल। बस बता रहा है मतलब किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से लाइन खींचेंगे ना आप तो इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन पे अगर आपको आइडेंटिकल ग्रुप मिले तो हम ऐसे बोलते हैं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। क्लियर बात? बात समझ आ रहा है? क्लियर हो गया आपको? लिखो सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री लिखो ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम, पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ पहले। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन तब ठीक है। A line drawn from center of the molecule, center of the molecule at equal distance and opposite direction कौन से ग्रुप मिलेंगे आपको? डायरेक्शन आइडेंटिकल ग्रुप्स। कौन से मिलने चाहिए? आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिले हम बोलेंगे उसमें COS है। क्या है उसमें? COS प्रेजेंट। क्लियर बात? बोलो आना बोलो आप मुझे बताओ, पहले तो बताओ ये ऐसे सामने होना चाहिए एक दूसरे के। डार्क लाइन क्या इंडिकेट करती है? फ्रंट। और डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करती है? पीछे वाला। बस समझ आ रहा है? क्या ये डिस्टेंस है? इतना ही डिस्टेंस है ना। सेम है डिस्टेंस, सेम है डिस्टेंस। और डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। और कौन सा ग्रुप मिल रहा है? आइडेंटिकल। तो क्या बोलो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना बेटा? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यस सर है। अब हम बताइए और क्वेश्चन बनाता हूं मैं। क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? देखो तो क्यों? डिस्टेंस सेम है बट अपोजिट नहीं है डायरेक्शन। ग्रुप भी सेम है
बट डायरेक्शन कैसा नहीं है, अपोजिट नहीं है। बात समझ आ रहा है? नहीं बात समझे, समझ गया ना? डिस्टेंस कैसा है? सेम है, बट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, तभी मानेंगे हम। तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है ना बेटा? अरे हाँ या ना? अरे बोलो जल्दी, बोलो, अरे बोलो, नहीं तो फिर बोलो। क्या करते बोल बता, बोलो। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऐसा नहीं कि ट्रांस आ गया मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, ऐसा नहीं। इसके सामने देखो आप, नहीं है इसके सामने, क्या इसके सामने कोई ऐसा ग्रुप है? नहीं है ना बेटा? मैं क्या बोला, सेम डिस्टेंस पे, अपोजिट डायरेक्शन पे, आइडेंटिकल, मतलब ट्रांस वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं बात समझो, है इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके सामने नहीं है वैसा ग्रुप, तो डिस्टेंस नहीं है, नहीं पहली बात तो बस समझ आ रहा है। तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्लियर बात? नहीं समझे? हाँ COS। और एक क्वेश्चन करते हैं, बोलो। देखो डिस्टेंस सेम है, ग्रुप भी सेम है, बट अपोजिट नहीं है। बस समझ आ रहा है ना? इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्लियर बात? प्लेन ऑफ दोनों सेम साइड नहीं होने चाहिए, दोनों अपोजिट नहीं होने, मतलब फ्रंट में भी चाहिए, बैक भी चाहिए, अपोजिट चाहिए। बस समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ बात? तो चलो मैं अगर इसको ऐसा लिखूं तो क्या, इसी स्ट्रक्चर में अगर ऐसा लिख के दे दूं आपको तो क्या होगा? अब हो जाएगा क्या? हो जाएगा, क्यों? देखो डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और आइडेंटिकल ग्रुप है। बस समझे? तो मतलब इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बोलो नो डाउट? नो डाउट। अब मुझे बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल में हो सकता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है तेरा रोज? हाँ हाँ, चलो जल्दी आ जाओ, बोलो। है ना? देखो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, अपोजिट डायरेक्शन है, और कौन सा ग्रुप मिल रहा है? मिल रहा है ना? क्या इसके इस मॉलिक्यूल में मिलेगा वैसे? नहीं होगा इस मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल में डिस्टेंस सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन पे अलग ग्रुप होंगे। बस समझ आ रहा है कि नहीं? तो ट्रांस मॉलिक्यूल में मिलेगा इसके, सिस मॉलिक्यूल में मिलेगा क्या? नहीं। तो बोलो इसमें है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है प्रेजेंट। कैसे? बोलो कैसे? समझ आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? इस तरह से बोलो, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? What is plane of symmetry? Molecule can be divided into equal parts. What is center of symmetry? Definition बताओ, definition बताओ, center of symmetry definition बताओ। A line drawn from center of the molecule at equal distance and opposite direction, identical group are present या identical group meet। बस समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझे बात? अब बताइए डिसिमेट्रिकल कब होता है मॉलिक्यूल? जब COS और POS एब्सेंट मिलेगा आपको तो मॉलिक्यूल क्या होगा? डिसिमेट्रिक। क्या होगा? डिसिमेट्रिक। असिमेट्रिक कब होगा मॉलिक्यूल? सारे सिमेट्रिक एलिमेंट एब्सेंट होंगे तो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होता है। क्या होता है? असिमेट्रिक। बोलो कोई डाउट है इसमें? ये सारे कंसेप्ट हमें आगे लगने वाले हैं इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है? चलो हेडिंग नेक्स्ट, कायरलिटी। कायरलिटी, कायरलिटी कितना नंबर है? देखो कितना नंबर है? सी लिखा ना, 4 ना? क्या डी लिखा है क्या?
कायरलिटी, ठीक है। कायरलिटी मतलब हाथ के जैसा, हाँ हाथ के जैसा मतलब हैंडेडनेस। कायरलिटी या कायरल भी बोल सकते हैं। कायरल अलग होता है, कायरल सेंटर अलग होता है। बस समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बोलूं कायरल, इसका मतलब ये नहीं कि कायरल सेंटर। बस समझना है कि नहीं, कायरल मॉलिक्यूल अलग होता है, कायरल सेंटर अलग होता है। बट मैं कायरल सेंटर एक एसपी एटम से चार अलग अलग ग्रुप में आपको हम बोलेंगे कायरल सेंटर। अब कायरल क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल है जिसको आप दो इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं कर। बस समझना है। अब कोई मॉलिक्यूल आप कट करेंगे उसको दो डिफरेंट पार्ट लेंगे आप। बस समझना है कि नहीं, और दो डिफरेंट पार्ट लेंगे अगर एक दूसरे पे रख दे उसको तो इन्वोल्व नहीं करेंगे। बस समझना है। मतलब मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसे होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल बोला जाता है कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोला जाएगा? कायरल मॉलिक्यूल। और अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगा तो मॉलिक्यूल कायरल होगा। नहीं बात समझ। अब कायरल कब होता है मॉलिक्यूल? ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आती है? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तब आती है जब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मिलेगी। बात समझ आ रहा है? फिर से पूछ रहा हूं मैं आपको, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब कायरल कब होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैंने बताया आपको कि पीओएस और सीओएस क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मॉलिक्यूल में अगर पीओएस और सीओएस एब्सेंट है तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिसिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? जब मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट। बस समझ आ रहा है? जिस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में कायरलिटी प्रेजेंट। बस समझ आ रहा है? तो आप मुझे बताइए कौन सा कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? कायरल सेंटर या कायरलिटी? कायरलिटी। बस समझ आ रहा है? तो कायरलिटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी बट कायरल सेंटर इज नॉट। बट मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक कायरल सेंटर हुआ तो मॉलिक्यूल में 100% ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, एक एक्सेप्शन को छोड़। कौन सा? 3 डिग्री अमाइन। बस समझ आ रहा है? तो मतलब मॉलिक्यूल में अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो मॉलिक्यूल कायरल माना जाता है। क्या माना जाता है? कायरल। कायरल अलग है, कायरल सेंटर अलग है। बस समझ आ रहा है? अब मुझे बताइए अगर ये दो हाथ है, हैंडेडनेस। बस समझ आ रहा है? ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट साइड वाला। ये कौन सा हाथ है? क्या ये सेम है? सेम है ये? अलग अलग है नहीं? ये सारखे है या एक सारखे है? सारखे समझ तक वाला सेम मतलब एक सारखे म्हणजे ऐसा नहीं है बेटा। हम सब कैसे दिख रहे? समान। समान मतलब नहीं होता। आइडेंटिकल का मतलब एक ही होता है, अलग नहीं होता। बस समझना है कि नहीं? नहीं समझे? बस समझना है कि नहीं? तो क्या ये सेम है? ये लेफ्ट वाला है, राइट वाला है। बस समझना है कि नहीं? तो ये ऐसा मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक अलग प्रोसेस से बनाया गया है। ये मॉलिक्यूल एक अलग प्रोसेस से बनाया गया है और एक दूसरे से मिरर में चाहिए। हाँ या ना? और एक दूसरे पे रख दूं मैं तो क्या ये सुपर इम्पोज करेगी? नहीं करेगी सुपर इम्पोज। तो सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, इसका मतलब ये दो दिखाई दे रहा है। अरे दो दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो दो दिखाई दे रहा है मतलब ये दो एक दूसरे के डिफरेंट पार्ट है, सुपरइम्पोज नहीं कर रहे। तो ऐसा अगर मिले आपको तो ऐसे मॉलिक्यूल में कायरलिटी प्रेजेंट हो, मतलब मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जिस मॉलिक्यूल दो अलग अलग टुकड़े में मिलेंगे आपको ऐसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कायरल। बस समझ आ रहा है? और जिस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी उसमें कायरलिटी आएगी। बस समझ आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा? बताइए। ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आती है मॉलिक्यूल में? जब सीओएस और पीओएस एब्सेंट होगी तो मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। बस समझ आ रहा है? जब ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है? कायरल। कायरल मतलब कायरल सेंटर नहीं, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। तो फिर मुझे बताइए कौन सा नेसेसरी कंडीशन है, कायरल सेंटर या कायरलिटी? कायरलिटी। क्लियर बात? नहीं बात समझे? क्लियर? लिखो फिर नीचे कायरलिटी। A molecule cannot be divided
A molecule cannot be divided into two equal parts. A molecule cannot be divided into two equal parts. A molecule cannot be divided into two equal parts. Molecule is said to be chiral. Molecule said to be chiral. Molecule कैसा होगा? Chiral होगा. बस समझ आ रहा है? एक चीज और लिख लीजिए. Not chiral. Not chiral मतलब उसको ऐसे लिखा जाएगा हमेशा. Not chiral का मतलब होता है अकायरल. लग गया मतलब नॉट. बस समझ आ रहा है? नहीं समझे बात? समझे कि नहीं? अकायरल मतलब नॉट कायर. जो नॉट कायर होगा वो ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव. क्लियर बात? आना तो बोलो. मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होगी? दो कायर सेंटर. कायर सेंटर की नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और नॉट. तो कायर सेंटर तो नहीं बेटा. बस समझना है, क्या लिखना है? कब होती है कायर एक्टिविटी? उल्टा पुल्टा मत बोलिए. पहले मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी बताइए कब होती है. जब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मिलेगी आपको, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव. क्या होगा? एक्टिव. जब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसमें क्या होगा? कायरलिटी होगी, मतलब वो मॉलिक्यूल कायरल होगा. तो आपको अगर एग्जाम में पूछे कायरल, आप कायरल सेंटर में ढूंढिए. नहीं समझे बात? बात समझ आ रहा है कि नहीं? कायरल सेंटर नहीं ढूंढना है, कायरल पूछा जाएगा. जब पूछा जाए आप कायरल सेंटर तभी ढूंढेंगे आप कायरल. आपको पूछे कायरल, उसका मतलब क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी. क्या है उसका मतलब? ऑप्टिकल एक्टिविटी. क्लियर बात? नीचे नोट लिखो. नोट लिखो नीचे. इसके क्वेश्चन कल के लेक्चर में करेंगे आप. ठीक है? लिखो तो नीचे. कायरलिटी is necessary condition for optical activity. बस समझ आ रहा है? कायरलिटी नेसेसरी कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी. बस समझ आ रहा है? फिर से पूछ रहा हूँ, क्या कायरल सेंटर और कायरलिटी एक ही है क्या? नहीं. व्हाट इज कायरल सेंटर? sp3 एटम के 4 अलग-अलग ग्रुप. बस समझ आ रहा है कि नहीं? व्हाट इज मीन बाय कायरल? ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब उसमें डिसिमेट्री है. बस समझ आ रहा है कि कब आती है डिसिमेट्री? पीओएस और पीओएस जब एब्सेंट मिलेगा तो मॉलिक्यूल में आएगा डिसिमेट्री. जब मॉलिक्यूल में डिसिमेट्री आएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव. और जब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसको कायरल कहा जाता है. क्या लिखा जाएगा? कायरल. बोलो फिर पहले बताइए व्हाट इज कायरल सेंटर? sp3 एटम के 4 अलग-अलग ग्रुप में तो कायरल सेंटर. बस समझ आ रहा है? तो कायरल सेंटर नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और नॉट. फॉल्स स्टेटमेंट है. कायरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. कायरलिटी इज नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. टू स्टेटमेंट. अब अगर एक कायरल कार्बन है, एक कार्बन कायरल कार्बन भी बोल सकते हैं, एक कार्बन को असिमेट्री बोल सकते हैं, एक कार्बन को कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं. नहीं बात समझ? मतलब जिसमें एक कायरल सेंटर होता है उसको कायरल लिख सकते नहीं हम, क्योंकि उसमें सब एब्सेंट है. सारी चीजें एब्सेंट है उसमें. पीओएस नहीं है और सीओएस नहीं है. एब्सेंट है. एक कायरल सेंटर वाले को हम कायरल भी लिख सकते हैं, असिमेट्री भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं कि नहीं? लिखवाया ना मैंने आपको. या असिमेट्री बोल सकते हैं. क्लियर बात? व्हाट इज कायरल सेंटर? sp3 एटम 4 अलग-अलग ग्रुप. बस समझ आ रहा है? व्हाट इज असिमेट्रिक? व्हाट इज असिमेट्रिक? सारी सिमेट्री में जिसमें एब्सेंट मिलेंगे आप उसको बोलेंगे असिमेट्रिक. बस व्हाट इज बाय सिमेट्रिक? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें एब्सेंट मिलेंगे आप उसको बोलेंगे क्या? डिसिमेट्री. और व्हाट इज कायरलिटी? मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. मतलब डिसिमेट्री. बस समझ आ रहा है? डिसिमेट्री आएगी तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव. और ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी तो कायरलिटी लेके आएगा. बस समझ आ रहा है? तो कौन सा कंडीशन नेसेसरी है? कायरलिटी नॉट कायरल सेंटर. बट एक कायरल कार्बन अगर लिया आपको तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है एक एक्सपेरिमेंट छोड़. कौन सा? क्लियर बात? डाउट इसमें तो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है?